नमस्कार दोस्तों, परिचय हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका अपना भाई बीरबल सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी रोचक और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी 65 प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होंगे और साथ ही साथ पढ़ते वक्त आपको आनंद भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न अपना है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तो अपना पहला प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। ये कथन किसका है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोहा छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोहा छंद का प्रयोग सर्वप्रथम सरहपा ने किया था और सरहपा है वो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, वो सरहपा को माना है। दोहा छंद का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा जी ने किया था। ये सिद्ध संत हैं। चलिए, किस संत कवि ने श्रृंगार रस का विरोध किया था? तो किस संत कवि ने श्रृंगार रस का विरोध किया था? इसका उत्तर है सुंदरदास जी ने। और संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का गौरव भी सुंदरदास जी को ही है। और साथ ही साथ सुंदरदास जी ने एक जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, हालांकि रचनाएं उन्होंने काफी लिखी, लेकिन जो इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है सुंदर विलास। सुंदर विलास ग्रंथ है वो काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, पद्मावत की कड़वक में कितनी चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है? तो पद्मावत का जो कड़वक है उसमें कितनी चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है? ये प्रश्न तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है और अधिकांश बार कई लोग गलत भी कराते हैं। लेकिन दोस्तों, आज तो इस प्रश्न को याद करके ही दम लेंगे। पद्मावत के कड़वक में कितने चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है? तो उत्तर आपके सामने हाजिर है, 7 चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है। यानी पहले 7 चौपाइयां हैं और उसके बाद दोहा रखा गया है, फिर 7 चौपाइयां हैं, फिर दोहा रखा गया है। यानी इस प्रकार से कड़वक हैं वो बनाए गए हैं पद्मावत में। तो 7 चौपाइयां, 1 दोहा। चलिए, प्रश्न याद हो गया। रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना जाता है। और रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो आचार्य चिंतामणि को किसने माना है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य चिंतामणि जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य धारा का अंतिम कवि किसको माना जाता है? तो सूफी काव्य धारा का अंतिम कवि किसको माना जाता है? उत्तर अपना है नूर मोहम्मद को माना जाता है सूफी काव्य धारा का अंतिम कवि। लेकिन दोस्तों, आपको कमेंट करना है और कमेंट यहां पर यह करना है कि नूर मोहम्मद की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए जो कि प्रेमाख्यान काव्य है, और कमेंट जरूर करेंगे। नूर मोहम्मद की रचना और सूफी काव्य धारा का अंतिम कवि माना जाता है नूर मोहम्मद को। चलिए, हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी। और इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास भी कह सकते हैं, लोकगीतों का संग्रह भी कह सकते हैं, 6 भाषाओं में जो गांव-गांव घूमकर उन्होंने एक संकलन तैयार किया था, उसका नाम है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी इनकी प्रसिद्ध से प्रसिद्ध रचना है। और मानसी भी रचना काफी प्रसिद्ध है, सौपन भी काफी प्रसिद्ध है। चलिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? छायावाद का उपनिषद, कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो पूछ लिया जाए कि छायावाद का उपनिषद किसको कहा जाता है? तो ये भी उत्तर आ जाएगा कामायनी को। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
मुक्तिबोध की किस कविता को शमशेर बहादुर सिंह ने दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा था? तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की किस कविता को शमशेर बहादुर सिंह ने दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा था? अंधेरे में कविता को, अंधेरे में कविता को दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा था शमशेर बहादुर सिंह ने। और शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है? प्रश्न आगे भी आएगा, लेकिन पहले बता दिया जाता है आपको, कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। कुकुरमुत्ता रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध रचना है कुकुरमुत्ता। और दोस्तों कुकुरमुत्ता बरसात के दिनों में उगता है। छतरी वाला एक छोटा सा पादप होता है, आपने देखा होगा, छतरी वाला भी होता है और उस गोल आकार का भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। और ये जो रचना है ये व्यंग्यात्मक रचना है और शोषित और शोषक वर्ग को आधार बना करके ये रचना लिखी गई है। कुकुरमुत्ता बड़ी व्यंग्यपरक रचना है। लोकायतन महाकाव्य के कवि का नाम बताइए। लोकायतन महाकाव्य सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य है। तो लोकायतन महाकाव्य है वो सुमित्रानंद पंत का महाकाव्य है, जिसका नाम है लोकायतन। मधुबाला काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन जी का ये काव्य संग्रह है, जिसका नाम है मधुबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। अमीर इरादे गरीब इरादे निबंध संग्रह के लेखक का नाम, तो चलिए देखते हैं उत्तर। माखनलाल चतुर्वेदी जी का यह निबंध संग्रह है, अमीर इरादे गरीब इरादे। सरोज स्मृति लंबी कविता के कवि का नाम बताइए। सरोज स्मृति, और जो कवि हैं इन्होंने अपनी पुत्री की जीवन गाथा को और उसकी वेदना को कविता का रूप दिया, और वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पुत्री सरोज थी उसका असमय निधन हो गया, और व्यथित और दुखी होकर के एक लंबे शोक गीत के रूप में सरोज स्मृति नामक कविता की रचना की। तो हिंदी साहित्य का सबसे लंबा शोक गीत ये माना जाता है सरोज स्मृति। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है कला और बूढ़ा चांद। मधुशाला काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। हरिवंश राय बच्चन का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, और अगर आपके पास पढ़ने को मिले या आपके पास है तो जरूर पढ़िए, और नहीं है तो आप नेट पर भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इस जगत की सच्चाई को बताने वाला मधुशाला काव्य संग्रह है वो, और आज की परिस्थिति में तो पूर्णतः सटीक बैठता हुआ काव्य है मधुशाला। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, जिसकी हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं, सरापा को माना जाता है। सरापा को या सरायपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। तो हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है, और इसके रचयिता लाला श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास है वो लाला श्रीनिवास दास का है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए। तो ये मौलिक नाटक है वो नहुस है। नहुस नाम के आपको दो नाटक देखने को मिलेंगे। एक मैथिली सेन गुप्त जी ने भी नहुस नाटक की रचना की है, और एक भारतेंदु जी के पिताजी गोपाल चंद्र जी ने जो नहुस नाटक लिखा वो हिंदी का मौलिक नाटक है। और इस नहुस नाटक के जो कवि हैं या नाटककार हैं वो गोपाल चंद्र जी हैं, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, लक्ष्मीपुरा। और अब दोस्तों कमेंट में आपको करना है, कमेंट लिखना है कि हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा माना जाता है उसको लिखा किसने है, उसके लेखक कौन है। दोस्तों कमेंट कीजिए, कमेंट करोगे तो आपको अलग ही आनंद आएगा, और जो जिस प्रश्न पर आपने कमेंट कर दिया वो प्रश्न आप कभी नहीं भूलोगे, निश्चित तौर पर कभी नहीं भूलोगे। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है आप कमेंट जरूर करेंगे।
चलिए, हिंदी की प्रथम जीवनी किसको माना जाता है? दयानंद दिग्विजय को हिंदी की प्रथम जीवनी माना जाता है। दयानंद दिग्विजय को हिंदी की प्रथम जीवनी माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और ये प्रिय प्रवास है। और प्रिय प्रवास में राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है, जन सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य की किस रचना को सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिंदी साहित्य की वह कौन सी रचना है जिसको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो देखिए, हिम तरंगिणी, और ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है जिसको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला है, हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम बताइए। तो ये एकांकी नाटक की श्रेणी में भी आता है दोस्तों। हिंदी के प्रथम एकांकी का नाम है एक घूंट, और ये जयशंकर प्रसाद का एकांकी है, और ये एकांकी नाटक की श्रेणी में भी गिना जाता है, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है एक घूंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की आदि कवयित्री का नाम बताइए। हिंदी की आदि कवयित्री का नाम है भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई है, उनको हिंदी की आदि कवयित्री कहा जाता है। आदि का मतलब है प्रारंभिक कवयित्री। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। और अब आपको दोस्तों यहां पर कमेंट जरूर करना है कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना किसने है? ये कमेंट आप जरूर करें। प्रश्न ढूंढिए, छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना किसने है? ये बात आपको कमेंट में लिखनी है। मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल है, वो मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन है, वो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना जाता है। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा, याद हो गया होगा, राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा। चलिए नेक्स्ट, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए या रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य मम्मट का ये ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? तो उत्तर है आचार्य मम्मट ने। धवन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। धवन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार का नाम है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन है, उन्होंने धवन्यालोक ग्रंथ की रचना की। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक का ग्रंथ है। जूठन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। काफी बार मैंने इस प्रश्न को दिया भी है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम है जूठन। झोपड़ी से राजभवन तक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। माता प्रसाद गुप्त की रचना है झोपड़ी से राजभवन तक। मुनि मार्ग का हिमायती किसको कहा जाता है? मुनि मार्ग का हिमायती किस कवि को कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है मुनि मार्ग का हिमायती। मुनि मार्ग का हिमायती आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। रसवादी आलोचक किसको कहा जाता है? रसवादी आलोचक किसको कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। तो यहाँ आलोचक शब्द और देख लीजिएगा। रसवादी आलोचक किसको कहा जाता है? डॉक्टर नगेंद्र को। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब की गई? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब की गई? 1915 में। 1915 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। नए लेखकों की संस्था परिमल की स्थापना कब की गई? परिमल नए लेखकों की एक संस्था थी और उसकी स्थापना सन 1943 में की गई। सन 1943 में नए लेखकों की संस्था परिमल की स्थापना की गई। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक का नाम बताइए। चिंतामणि घोष ने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की थी और 1900 से यह पत्रिका निकलना प्रारंभ हुई।
सबसे पहले श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे थोड़े दिनों तक, और फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके संपादन का कार्य संभाला था और 1920 तक उन्होंने संपादन किया, 1903 से 1920 तक। नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना, और काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक सदस्य नहीं रहे या रहे हैं, तो श्याम सुंदर दास जी ने, राम नारायण मिश्र ने और शिव कुमार सिंह ने इसकी जो स्थापना की थी नागरिक प्रचारिणी सभा की। तो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने की थी। तीनों नाम दिखे और चौथा नाम दिखे तो आप समझ जाइए कि चौथा नाम नहीं है, और इनमें से कोई नाम आए तो आपको वो करना है। तो ये प्रश्न है वो घुमा फिरा कर हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं, प्रथम सूफी कवि तो अशायद को माना जाता है, अशायद को माना जाता है सूफी कवि। तो अब आपको कमेंट में ये भी जरूर लिखना है कि अशायद की रचना का क्या नाम है, अशायद के प्रेमाख्यान काव्य का क्या नाम है। हमने ये तो देख लिया कि सूफी जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो अशायद हैं, लेकिन इनके काव्य का क्या नाम है, कमेंट जरूर करें। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। चलो, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, लेकिन दोस्तों आप तैयारी करते हैं तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, ये आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इस बात को काफी बार बताया है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को माना जाता है, लेकिन अपभ्रंश को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, ये आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे याद हो जाएगा। पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है, पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है तो मतीराम को कहा जाता है पुराने पंथ का पथिक, मतीराम है। कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, और इसको एक और भी कहा जाता है हिंदी उर्दू का दोआब, कि हिंदी उर्दू का दोआब भी शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, और इन्होंने हिंदी उर्दू कोश का भी संपादन किया था, हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन भी किया, और हिंदी और उर्दू का दोआब भी इनको कहा जाता है, और कवियों का कवि भी शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। नेपाली किस कवि को कहा जाता है? ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया था सेकंड ग्रेड में। नेपाली गोपाल सिंह शरण को कहा जाता है, तो नेपाली कवि है वो गोपाल सिंह शरण का उपनाम है नेपाली कवि। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्यागुरु कौन थे? प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्यागुरु होने का गौरव प्राप्त है। चलिए आगे। प्रेम की पीर का कवि किसको कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। चलिए, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों कमेंट कीजिए, आज का वीडियो कमेंट पर आधारित है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को किसने कहा था, यानी किसने सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज बताया था, ये आप कमेंट जरूर करें। कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है? कवि सम्राट, कवि सम्राट किस कवि को कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कवि सम्राट कहा जाता है, कवि सम्राट होने का गौरव प्राप्त है। साहित्य सुधाकर किस कवि को कहा जाता है? नाथुराम शर्मा शंकर को साहित्य सुधाकर कहा जाता है, साहित्य का चंद्रमा, साहित्य सुधाकर यानी साहित्य का चंद्रमा नाथुराम शर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक कविताएं किस भाषा में लिखी थी? महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक कविताएं किस भाषा में लिखी थी? उत्तर है ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में उन्होंने प्रारंभिक कविताएं लिखी थी। जीवन के साधारण प्रसंग को शब्द चित्र में अंकित कर देना किस कवियत्री की विशेषता है? कि जीवन का साधारण से साधारण प्रसंग है उसको भी
शब्द चित्र में अंकित कर देना किस कवियत्री की विशेषता है, तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा की विशेषता है। महादेवी वर्मा ने साधारण से साधारण प्रसंग को भी शब्द चित्र में अंकित कर दिया है। महादेवी वर्मा ने किन से प्रभावित होकर खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया? किन से प्रभावित होकर खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया? श्री मैथिली शरण गुप्त जी से प्रभावित होकर खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महादेवी वर्मा ने अपना भाई बनाया था। छायावाद के आधार स्तंभ किस कवियत्री को माना जाता है? तो ये महादेवी वर्मा को माना जाता है। छायावाद के आधार स्तंभ कवियत्री महादेवी वर्मा को माना जाता है। कबीर दास जी का जन्म कब हुआ? तो दोनों रूपों में हम देख लेते हैं। ईस्वी में तो 1398 ईस्वी सन में, और विक्रम संवत 1555 में। और ये जो जन्म है वो कबीर चरित्र बोध पुस्तक है, कबीर चरित्र बोध पुस्तक है, उसके अनुसार है संवत 1555 और ईस्वी सन में 1398, और काशी के अंदर कबीरदास जी का जन्म हुआ था। चलिए, कबीरदास जी का देहावसान कब हुआ? तो संवत नहीं, यहाँ पर सन है, और सन 1518 में, विक्रम संवत 1575 में, और मगहर के अंदर इनका निधन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी लगभग 120 साल का लंबा जीवन जीने वालों में एक थे। तो सन 1518 में और विक्रम संवत 1575 में मगहर में इनका देहावसान हुआ था। कबीर की भाषा कौन सी है? कबीर की भाषा सदुकड़ी भाषा थी। सदुकड़ी भाषा पंचमेल खिचड़ी, और यहां पर आ गया पंचमेल खिचड़ी। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था दोस्तों? उत्तर आप कमेंट में दें। ये प्रश्न भी मैंने कई वीडियो में करवाया है, तो ये आप जरूर उत्तर दें। सदुकड़ी तो कहा ही है, कहा, लेकिन पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? कबीर की रचनाओं के संकलन का क्या नाम है? कबीर की रचनाओं के संकलन का क्या नाम है? बीजक। और उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया था साखी, शब्द और रैमनी। साखी, शब्द और रैमनी परीक्षा की दृष्टि से इसके 3 वेद माने जाते हैं। और दोस्तों, जब हम नेट पर सर्च करते हैं तो इसमें लगभग 17 वेद हैं। बीजक के लगभग 17 वेद हमें नेट पर देखने को मिलते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से, पुस्तकों की दृष्टि से हम देखें तो साकी, शब्द और रैमनी 3 भेद ही मिलते हैं, और चलन के रूप में यही चल रहा है। लेकिन अगर विस्तार से देखें तो कि इनके 17 के लगभग भेद हैं, और हालांकि परीक्षा में अपने को 3 ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जन प्रचलित उत्तर यही है। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम संत कबीरदास है। संत कबीरदास जी माने जाते हैं ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि। चलिए, किस कवि की प्रसिद्ध रचना को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है? किस कवि की प्रसिद्ध रचना को भारतीय जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है? तो याद आ गया होगा, तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस को कहा जाता है, जीवन मूल्यों का समाजशास्त्र कहा जाता है। संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक का नाम बताइए। तो संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक संत कबीरदास हैं। संत कबीरदास हैं संत काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली हिंदी के प्रथम काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह, उसका नाम हमें बताना है इस प्रश्न में। तो कानन कुसुम है, वो खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य संग्रह है, जिसका नाम है कानन कुसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के ऐसे काव्य संग्रह का नाम बताइए जो पहले ब्रजभाषा में लिखा गया और फिर खड़ी बोली में प्रकाशन हुआ। तो ब्रजभाषा में भी उसका प्रकाशन हुआ और खड़ी बोली में भी प्रकाशन हुआ। तो ऐसा काव्य कौन सा है? प्रेम पथिक है, वो ऐसा काव्य है जिसको पहले ब्रजभाषा में प्रकाशित होने का गौरव मिला और फिर
रूपांतरित होकर के खड़ी बोली में भी प्रकाशित होने का गौरव इसको प्राप्त हुआ है। प्रेम पथिक। जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखित काव्य संग्रह का नाम बताइए। तो काव्य संग्रह है दोस्तों, ये हो गया चित्राधार। चित्राधार काव्य संग्रह है, वो ब्रज भाषा में रचित है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए। क्या कमी रही उसके सुझाव दीजिए, और साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों व्हाट्सएप आप चलाते ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि हो सकता है कि किसी विद्यार्थी को इसकी ज़रूरत हो, किसी साथी के ये प्रसंग काम में आए और उनको ये आनंद प्रदान करें, और साथ ही उसके भी काम आए और अपना वीडियो भी शेयरिंग में जाए। तो दोस्तों कमेंट करें और अधिकाधिक मात्रा में सुझाव भी दें कि वीडियो कैसा रहा, क्या सुधार करने चाहिए, किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए और किस तौर पर अपलोड करने चाहिए। चाहे विद्यार्थी हमारी कमी देखें, लेकिन जो देखें उनके प्रश्न पूरे तैयार होने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, काफ़ी लंबे समय तक आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपका एक बार पुनः आभार और पुनः अभिनंदन। शुभ रात्रि दोस्तों।